हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ भारत फर्स्ट में। अमेरिका ने अपने एक कमांड जिसका पुराना नाम पैसिफिक कमांड था, इसका नाम चेंज किया इंडो पैसिफिक कमांड में और फिर वापस से इसे पैसिफिक कमांड बना दिया। आप कहेंगे नाम में क्या रखा है? बहुत कुछ रखा है। कुछ क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं क्वाड के लिए, भारत के लिए। भारत की जो ओवरऑल स्टैंडिंग है, भारत को किस तरीके से उसका क्लोजेस्ट पार्टनर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर वैल्यू करता है, किस तरीके से उसे देखता है और क्या भारत को एक मैसेज दिया जा रहा है, वार्निंग दी जा रही है या उसे डाउनग्रेड किया जा रहा है या फिर अपने रीजनल कैलकुलेशंस में भारत की जो अहमियत है, उसे डिक्रीज़ किया जा रहा है और पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार ऐसी कंट्रीज़ को ज़्यादा वैल्यू देके वहाँ पे ज़्यादा काम हो रहा है। ये बहुत सीरियस क्वेश्चंस हैं क्योंकि बहुत सारी इवेंट्स रिसेंट टाइम्स में आपने देखा कि जी7 में अगर भारत में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि 3 सेलर्स की जो मृत्यु हुई थी, उनको निहत्थे लोगों को जिस तरीके से ओपन सीज़ में बिल्कुल इंटरनेशनल वाटर्स में जिस तरीके से मारा गया था कहानी ईरान की चल रही थी और जो बर्डन है वो इंडियंस पे पड़ा इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन और फिर इंडियन सेलर्स को मारा गया तो इस चीज़ के ऊपर भारत में बहुत आउटरेज था। तो जी7 में कोई भी इंपॉर्टेंट बात हो, यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी को इनवाइट किया गया था, बट कोई भी बात हो, एक चीज़ ओवरशैडो कर रही थी कि क्या भारत ने अमेरिका के साथ दो टू की ये बात रेज़ की? क्या जी7 और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हर बार जब आप ऐसे इश्यूज़ रेज़ करते हैं, तो आपके ऊपर रिटेलिएशन आता है। आज आप देखेंगे बहुत सारे एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए हैं, जिससे आपको क्लियर समझ आएगा कि कहीं न कहीं भारत की जो सिग्निफिकेंस है, वो यूएस अपने कैलकुलेशन में कम करता जा रहा है। कम आँक रहा है, कम डिपेंडेंसी कर रहा है और इसलिए आप देखेंगे कि हमेशा से अमेरिका चाहता था कि हम क्वाड को लीड करें, हम चाइना के अगेंस्ट एक गोलबंदी बनाएँ। भारत ने जब रशिया के साथ मिलके, चाइना के साथ मिलके अपने रिलेशंस ठीक किए, ब्रिक्स की बात की, अल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर की बात की और हमारे साथ जो मंच में लोग खड़े रहते हैं, वो अल्टरनेट ऑफ डॉलर की बात करते हैं, तो ये अमेरिका को बहुत बुरी लगती है। मतलब चिढ़ाने वाली बात होती है। अमेरिका ने भी कहा कि भाई हम क्यों आपके साथ ये सारी चीज़ें करें, हम क्वाड-क्वाड क्यों खेलें? हम भी चाइना के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करते हैं। हम भी उसके साथ एक जी2 बना लेते हैं, ग्रुप ऑफ 2 यूएस और चाइना हम दोनों दादागिरी करेंगे, बाकी सब लोग देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, याद से इसे एंड तक देखिए, इसे लाइक करिए और हाइप करिए। इंडिया ऑफर्ड सैंक्चुरी टू ईरानियन शिप 3 डेज़ बिफोर आईआरएस देना की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक क्लियर मैसेज था कि भई देखिए हम बॉस हैं इस रीजन के। आप सोचिए इसके ऊपर बहुत आउटरेज हुआ था भारत में। आउटरेज इसलिए हुआ था क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में हुआ था, हमारे कोस्टलाइन से नज़दीक हुआ था। ऐसा नहीं है कि हमारी ज़िम्मेदारी थी, बट हाँ अगर आप किसी को पार्टनर कहते हैं, तो आप उसके बैकयार्ड में ऐसी हरकतें नहीं करते कि भाई ईरान की शिप आई हो या किसी की भी शिप आई हो, इंडियन ओशन रीजन में है, आपका बहुत अच्छा पार्टनर पड़ोस में है और आप उसके बाद उसको टॉर्पीडो कर देते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी आवाज़ें उठी। फिर 3 सेलर्स डेड, 1 स्ट्रैटेजिक लेसन, इंडिया नीड्स लेवरेज नॉट इमोशन। अब आप एक चीज समझिए कि हम कितने भी एक दूसरे को भाई भाई कहें, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये फिर से हमें वायलेट करने के लिए किया गया, एक मैसेज दिया गया कि भाई देखिए हम दुनिया के बॉस हैं, हम बिग बॉस हैं। दिल्ली इशू स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट आफ्टर यूएस स्ट्राइक किल्स 3 इंडियन सीफेयरर्स इन गल्फ। अच्छा, हमने ये स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट कैसे किया? हमने इनको कॉन्वॉय वगैरह को बुलाया, उनको समन किया, उनको बोला गया। ये बात मार्को रूबियो तक रेज हुई। फिर बात हुई कि प्राइम मिनिस्टर खुद डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये इशू को रेज करेंगे, इसे एमिकेबली सॉल्व किया जाएगा। इंडियन आउटरेज ओवर यूएस किलिंग ऑफ सेलर्स माउंट एज लीडर्स अटेंड जी7 समिट। बट ये कहानी यहां तक नहीं रुकती। अगर आप बहुत ध्यान से केयरफुली पीछे जाएं तो आप देखेंगे जब मार्को रूबियो आया था तो उसकी जो जिस तरीके से उसे वेलकम किया गया था वो थोड़ा फीका था। मार्को रूबियो के बारे में जो आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे वो ये थे कि भाई ही इज हियर टू रिपेयर टाइज, मतलब कहीं ना कहीं नई दिल्ली वाशिंगटन से खुश नहीं है और वाशिंगटन नई दिल्ली से खुश नहीं है। और मार्को रूबियो का आना वेस्ट बंगाल इलेक्शन के बाद ये काफी सस्पिशियस था और फिर वेस्ट बंगाल जाना और उसके बाद एफसीआरए के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स आना और फिर ये लिखना कि भारत में जो कानून आ रहा है एफसीआरए का वो क्रिश्चियन विरोधी है और इससे एनजीओ और जितनी चैरिटीज हैं वो फंसेंगी और एसेंशियली ये माइनॉरिटी के अगेंस्ट है। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए। फिर आया कि रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स वो एक साथ गोलबंदी कर रहे हैं, एक साथ दे आर गेटिंग यूनाइटेड। यूजुअली वो पैसे के नाम पे भी साथ में नहीं आते, बट आप देखिए यूएस लॉ मेकर्स मतलब दे कैन नॉट अग्री ऑन ईरान बट दे अग्री ऑन एफसीआरए कि एफसीआरए गलत है। यूएस लॉ मेकर्स वॉइस कंसर्न। तो कहीं ना कहीं ये जो इंपीरियल माइंडसेट है कि हम पापा हैं, हम बाप हैं दुनिया के, ये इंपीरियल माइंडसेट
कि हम बताएंगे क्या होना चाहिए, हम बताएंगे आपको कौन सा लॉ सही है, कौन सा लॉ गलत है। और फिर फर्स्ट पोस्ट ये आर्टिकल लिखता है जून 15 2026 को, द टाइम फॉर इंडिया स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट टुवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स इज ओवर। और ध्यान से देखिए, अमेरिका's disdain, imperial arrogance, and refusal to show even a pro forma regret for the loss of Indian life call for a reset in ties. भारत का ये क्लियर ओपिनियन है, भारतीयों का ये क्लियर ओपिनियन है कि अगर दोस्ती होती है, साझेदारी होती है, तो वो बराबरी से होती है। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अगर आप इंडियन वाटर्स में आके आईएनएस देना को आके एलिमिनेट करते हैं, टॉर्पीडो करते हैं, अगर आप इंडियन सीफेयरर्स को बीच समंदर में आके हिट करते हैं, अगर आप सिस्टमैटिकली भारत में इंटरफेयर भी करते हैं, अगर आप इलेक्शन में भी इंटरफेयर करते हैं, तो ये चीजें बड़ी अजीब जा रही हैं। फिर भाई लिखा जाता है कैन ट्रंप मोदी मीटिंग रीसेट स्ट्रेन टाइज। स्ट्रेन रिलेशन, स्ट्रेन टाइज कैसे हो रहे हैं? कभी रूबियो कोशिश कर रहा है, कभी मोदी ट्रंप मीटिंग हो रही है, बट ये स्ट्रेन खत्म ही नहीं हो रहा। मतलब देर इज ऑब्वियसली बहुत सारा मिसट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट। और पीएम मोदी पहुंचते हैं G7 में और वार्न करते हैं कि भाई बहुत सारा मिसट्रस्ट है आपस में। किसके बारे में बोला जा रहा है? विद इन पार्टनर्स ट्रस्ट नहीं है। ऐसा लग रहा है यूनिलेटरल डिसीजन मेकिंग हो रही है, लोगों को थोपा जा रहा है, लोगों के ऊपर डिसीजन थोपे जा रहे हैं, कंट्रीज की सोवरेनिटी को अंडरमाइन किया जा रहा है। नो हग, जस्ट हैंडशेक। कैन टुडेज मोदी ट्रंप G7 टॉक्स रिपेयर इंडिया यूएस टाइज? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि ट्रंप का ये वाला जो टर्म है, ही इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ बुली। हर कंट्री के साथ, हर लीडर के साथ जैसे उसने बुली की तरह बिहेव किया है, ही इज अ डिफरेंट मैन, वेरी ट्रांजैक्शनल। उसको अपने काम से काम मतलब है, उसको अपनी सिर्फ अपने वोटर बेस से मतलब है, उसे किसी से मतलब नहीं है। और आप देखिए रिसेंट टाइम्स में जो इवेंट्स भारत के अंदर खेले गए हैं, भारत के आस पड़ोस में खेले गए हैं, कैसे आप किसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं? आप ध्यान से देखिए, यूनुस यूनुस एक यूएस ऑनवॉय को ग्रेटर बांग्लादेश का मैप देता है। ये मैसेजिंग है। Everything is a message. Bangladesh inks shadow US trade deal ahead of election. Why? Yunus is rushing a pact before exit and who benefits? Money control लिख रहा है. Again, the same company, Reliance. क्यों लिख रहा है? क्यों US ट्रेड डील, यूनुस, क्या रिलेशंस था अमेरिका और यूनुस का? और क्या भारत के बैकयार्ड में एक बहुत सोफिस्टिकेटेड गेम खेला गया था रेडिकलाइजेशन का, एक नया तालिबान बनाने का? क्या बांग्लादेश से सिलीगुड़ी को, वेस्ट बंगाल को, भारत के नॉर्थ ईस्ट को डायरेक्टली अफेक्ट करने के लिए एक हाईली रेडिकलाइज्ड, कॉम्प्रोमाइज लीडर को भेजा गया था? क्या इनकी कोई बैक चैनल जमात के साथ डील थी? व्हाट वाज द एग्जैक्ट गेम? उसके बाद आ जाइए ऑपसिंदूर पे। ऑपसिंदूर में तो सबने बहुत क्लियरली देखा कि चाहे बार बार ये बोलना कि फाइटर जेट गिर गए थे, या फिर ये बोलना कि मैंने वॉर रुकवाई, मैं पापा हूं, या फिर ये बोलना कि मैंने न्यूक्लियर वॉर रुकवाई, या फिर ये बोलना आसिम मुनीर इज अ ग्रेट मैन, पावरफुल लीडर, हर जगह पे आपको दिख क्या रहा है? ओवरऑल हर जगह पे आपको ये दिख रहा है कि भाई दे वर टेकिंग साइड्स एंड द साइड वाज नॉट इंडिया. So whether it was Op Sindoor, whether it is Muhammad Yunus, whether it is the radicalization that went in Bangladesh and which was affecting India's interest in Siliguri, India's territorial integrity in Siliguri, or for the matter India's northeast, वो गार्डियन ऑफ ओशन का स्टेटमेंट कोई यूं ही नहीं बोलता. ओके उसके बाद एक नाटो मेंबर तुर्की, जो कि पूरे ईरान वॉर के टाइम में अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी भूल चुका है, अचानक से उसको ये इस्लामिक आइडेंटिटी याद आती है ऑप सिंदूर के समय, और वो अचानक से मदद करना शुरू कर देता है. किसकी? पाकिस्तान की. क्यों? क्यों तुर्की आएगा, मदद करेगा, बीच में ये गेम्स खेलेगा? फिर आ जाता है नेपाल. नेपाल में फिर से एक जेन जी प्रोटेस्ट, एक रेवोल्यूशन, एक रैपर सामने आता है. और ये रैपर आते ही इसका सिर्फ एक काम होता है, ये आते ही यूएस और चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करता है और इंडिया को बोलता है कि आपके साथ हमारी जो मैप की इश्यूज हैं, टेरिटरी की इश्यूज हैं. थिंक अबाउट इट. आप सोचिए, मणिपुर, म्यांमार, मिजोरम, नागालैंड, ये रीजन्स, और बंदरबन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश, ये रीजन एक बहुत बड़े टर्मोइल में है. ये टर्मोइल आपको मणिपुर में फील हो रहा है. पहले ये मैतेई वर्सेस कुकी चल रहा था, अब नागा वर्सेस कुकी चल रहा है. न्यू फ्लेवर्स बीइंग एडेड इनटू द कॉन्फ्लिक्ट. और फिर आप सोचिए ड्रोन ऑपरेटर्स, अमेरिकन यूक्रेनियन ड्रोन ऑपरेटर्स यहां से क्यों पकड़े जाते हैं? तो आप एक चीज समझेंगे कि क्यों तृणमूल को तोड़ा जा रहा है.
व्हाई तृणमूल विल बी ओवर। आपको बोला ना कि एक और इन्होंने इंटरनल सिंडिकेट बना रखा था जिसके थ्रू भारत को कंटिन्यूसली परपेचुअली वीक करना था। बांग्लादेशी अंदर लाओ और बांग्लादेशी को सब्सिडी, वोटर आईडी कार्ड, सब कुछ दो। भारत को खोखला करके रखो हमेशा। और फिर यूएस ड्रॉप्स इंडो फ्रॉम पैसिफिक कमांड। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से इंडिया सेंट्रलिटी पे आ गया? 2017-18 में आप कहते हैं कि पैसिफिक कमांड का नाम हम इंडो पैसिफिक करेंगे, आसियान सेंट्रलिटी होगी, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस चलाएंगे, चाइना को कंटेन करने की कोशिश करेंगे। ये शब्द में नहीं था, बट ये डायरेक्ट इंटेंशन था। फिर भारत के बॉर्डर पे गहमा गहमी होती है चाइना के साथ। आप चाहते थे कि हम चाइना के साथ एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में चले जाएं, बट रशिया बीच में आता है और चाइना और भारत अपने रिलेशंस ठीक करता है। तो फिर आपको मिर्ची लगती है, आपको लगता है कि भाई मैं क्यों क्वाड क्वाड करूं जब भारत ही नहीं कर रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा। जब कोई फायदा नहीं हो रहा तो एक काम करते हैं, हम चाइना के साथ ही डील करते हैं, क्योंकि आपको पता है आप डायरेक्टली चाइना के साथ कॉन्फ्रंटेशन नहीं कर सकते। यू हैव noticed the reality, you have read the reality in your reports, you cannot win over China। तो आप ये सोच रहे थे कि भारत अपने लैंड, अपने लोगों को, अपनी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करके चाइना से लड़ पड़े और फिर चाइना और इंडिया एक लॉन्ग स्टैंडिंग वॉर में एम्ब्रॉयल हो जाए। भैया हम ईरान तो है नहीं, ईरान ने आपका नाक फोड़ दिया है। तो ऑब्वियसली वेदर यू फाइट विद यू और चाइना विल गिव यू अ ब्लडी नोज, बट डजंट मैटर। जैसे ही आपका काम निकलता है आप कैसे बिहेव करते हो? आप बोलते हो नहीं नहीं इंडो हटाते हैं, और पीट हेक्सेट फिर ट्वीट करता है द नेम इज बैक, द लेगेसी इज बैक। 47 की लेगेसी है। सो जो पूरा कैलकुलेशन आप देख रहे हैं ना, और फिर हाँ आप इनकरेक्ट मैप भी डाल देते हैं। यू पुट एन इनकरेक्ट मैप। आप पर्पसफुली ये सारे काम कर रहे हैं। तो यहां पे कहीं ना कहीं भारत के स्ट्रेटेजिक सर्कल को रीथिंक करना पड़ेगा, रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। द टर्म्स हैव टू बी रीनेगोशिएटेड, और मे बी वील जस्ट वेट एंड वॉच फॉर ट्रम्प टू गो। बट एक अजीब सा पैटर्न मैं नोटिस कर रहा हूं, चाहे वो बाइडन था चाहे ट्रम्प है, हर जगह भारत के साथ रिलेशंस कोडियल नहीं है। रिलेशंस में एक बुली एटीट्यूड है, मैं बताऊंगा तुम करोगे। और रीसेंट टाइम्स में, बहुत पुरानी बात नहीं है, आप ऐसा मान के चलिए कि पोस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस भारत ने सुनने से मना कर दिया। भारत की साइज बड़ी हुई, भारत ने एक्सपेक्ट किया कि इक्वालिटी से ट्रीटमेंट होगी, वो ट्रीटमेंट तो नहीं होती, बट बुलिंग बढ़ते जा रही है। कहीं ना कहीं भारत को अपने रिलेशंस नेगोशिएट करने पड़ेंगे और अपने लेवरेज इंप्रूव करने पड़ेंगे। और साथ ही साथ ये जो मल्टीलेटरल अप्रोच है ना, इसे बहुत दबा के हमें यूज करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। एज ऑलवेज जय हिंद, जय भारत।